अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई एम योर होस्ट खाबर गुमन, साथ मेरे पैनलिस्ट चौधरी गुलाम हसन साहब, हैदर नकी साहब और हसन यूब मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं और हर स्टोरी की खास अहमियत है। आपको लाहौर लेके चलेंगे, वहां पे जो वाक़या चल रहा है उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट। फिर आपको कराची लेके चलेंगे, काफ़ी भरपूर तकरीरें हमें सुनने को मिली वकला की 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। इसके साथ साथ आपको कनाडा भी लेके चलेंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक स्टैंड लिया गया है अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। वो क्या मामला है, एक कलभूषण उन्होंने भी पकड़ा है, एक तो हमारे पास है, एक कनाडा के अंदर भी पकड़ा गया है। क्या मुहरकात थे उसके पीछे। इसके साथ साथ नाजरीन जो मामला चल रहा है, आपको पता है कि हुकूमत जल्दी में है कि 26वीं आईनी तरमीम को उन्होंने 5वें गेयर में लगा दिया है। जो 17-18 को काम होने थे वो 16 को कर दिए, तो वो ख्याल ये है कि 18 अक्टूबर तक ये मामला इसको निपटाया जाए। लेकिन सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी नाजरीन आज की, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है कल से शुरू हो जाएगा फॉर्मली। आज ऑलमोस्ट तमाम ममालिक जो ज़ाहिर है मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वो आ गए हैं। सबसे अहम शख्सियत जो आज पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने लैंड किया वो जय शंकर हैं, वज़ीर ख़ारजा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। बहसियत ज़ाहिर है यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो हमने दावतनामा भिजवाया था वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का था, लेकिन मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने किसी का नायब वज़ीर ख़ारजा आ गया, किसी का वज़ीर आज़म आ गया, तो ये अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये इंतहाई पावरफुल मेंबर ऑफ द कैबिनेट हैं इंडियन गवर्नमेंट के। राजा मोहसन सारा दिन से कवर कर रहे हैं इस इवेंट को। एक जबरदस्त एक मीडिया सेंटर बनाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि एजेंडा क्या है और स्केड्यूल क्या है, किस तरह ये आगे बढ़ेगी कॉन्फ्रेंस। जी राजा मोहसन, प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। देखिए, आज तो जितने भी ये डेलीगेशंस थे, हेड्स ऑफ डेलीगेशंस थे, इनकी पाकिस्तान जो आमद का सिलसिला था वो मुकम्मल हो गया है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि आज जो जयशंकर की आमद है ये खासी अहमियत रखती है, और इस हवाले से बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा अहम करार दिया है। और हमने देखा है कि माजी में जो भारत है, जब भी किसी भी जगह पे ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का जब इजलास होता है तो आमतौर पर उनका कोई मिनिस्टर ही जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस दफा जो है वो ये तकरीबन 10 साल के बाद कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, और इसकी बड़ी अहमियत है। और इसी तरह अब जितने भी ये चीनी वजीर आजम पाकिस्तान में मौजूद हैं, रूस के नायब वजीर आजम पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसी तरह बेलारूस के वजीर आजम हैं, दीगर जो मिडल ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके यहाँ पे डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद हैं। और कल जो वजीर आजम साहब जो हैं इनको कन्वेंशन सेंटर में वेलकम करेंगे, उसके बाद इस SCO कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। लेकिन एक तरफ तो ये SCO इजलास है, उसमें भी ये इंतहाई अहम जो इक्तिसादी ताउन के हवाले से SCO की बड़ी अहमियत है। और इसके साथ साथ बायलैटरल जो वजीर आजम की जितने भी आने वाले डेलीगेशंस हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हमसे बात की थी, ARY न्यूज के साथ बात की, जिसमें उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने वेलकम किया इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, और साथ ये भी कहा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से कि अभी तक उनके साथ कोई दो तरफा मुलाकात या बातचीत के हवाले से कोई भी चीज जो है वो तय नहीं है। ताहम इंडियन जो जर्नलिस्ट थे जो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने जयशंकर की पाकिस्तान आमद को बहुत अहम करार दिया है, क्योंकि तकरीबन 10 साल के बाद कोई इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान आया है, और इसकी बड़ी अहमियत है। और इसी तरह जो अब आपको पता है कि चंद ही माह की दूरी पे है चैंपियंस ट्रॉफी भी, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी थी, अगर आप इसको शुरू से देखें ऑनवर्ड्स, तो कई मौके ऐसे थे कि जब दोनों आज आपकी मुलाकात हुई काफी ज्यादा इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, उनकी जो है जो उनके तबसरे से आपको क्या लगा, उनकी बातों से कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सतह के ऊपर? क्योंकि ये जो अहम जो इशू है वो चल रहा है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इंडिया नहीं आएगा तो आपको पता है कि फिर मामला खराब हो जाते हैं ICC के अंदर। देखिए, होता इस तरह से है कि जब भी BCCI से ये सवाल किया जाए किसी भी मौके पे, तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान टीम भिजवाने के हवाले से कोई भी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को देखें
تو کسی بھی ٹیم کو کبھی بھی کسی بھی آئی سی سی کے ایونٹ میں ایک شہر میں اس کو میچز نہیں رکھے جاتے یا ایک وینیو پہ اس کے میچز نہیں رکھے جاتے. جتنے بھی شہروں میں ایونٹ چل رہا ہوتا ہے اسے تمام وینیوز پہ جا کے کھیلنا ہوتا ہے. لیکن انڈین ٹیم کے جو پروپوز شیڈیول ہے چیمپئنز ٹرافی کا, تمام میچز لاہور میں رکھے گئے ہیں, جس سے ایک چیز تو بڑا واضح اشارہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان نے یا آئی سی سی نے اپنے طور پہ تو انڈیا کے سارے میچز لاہور میں نہیں رکھے. انڈین کنسلٹیشنز کے ساتھ ہی یہ کوئی پروسیس ہوا ہوگا. بی سی سی آئی کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کسی سطح پر بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تاہم مجھے جو انڈین جرنلسٹ ہیں, اس میں انڈین ایکسپریس کے جو ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں, اسی طرح دی ہندو کے جو جرنلسٹ ہیں, انڈیا ٹوڈے کے جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو سپورٹس کے جو ٹائز ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے. اس کے دونوں ملکوں کی جو ٹیمز ہیں, چاہے وہ کرکٹ کی ہیں, ہاکی کی ہیں, باکسنگ کی ہیں یا کسی بھی اور کھیل کی ہیں, انہیں دونوں ملکوں میں آنا جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے, گیمز کو علیحدہ رہنا چاہیے, اسپورٹس کو. اچھا یہ بتائیے گا حسن کہ آپ وہاں پہ جو محسن باقی جو لوگ بھی آئے ہوئے جرنلسٹ, وہ ظاہر ہے اسلام آباد دنیا کا ناظرین ایک خوبصورت ترین دارالخلافہ مانا جاتا ہے, اور ان کے کیا تاثرات ہیں اسلام آباد کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, وہ خاص طور پر لوگ جو پہلی دفعہ پاکستان آئے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ جو ایس سی او کی کانفرنس ہے نا, یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. پوری ڈپلومیٹک جو کمیونٹی ہے وہ اس کی نظریں ہیں اس ایس سی او کانفرنس پہ, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم علاقائی تنظیم ہے. دنیا کی آبادی کا 40% انہی ایس سی او کنٹریز میں رہتا ہے, تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. لوگوں نے جو یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں ایس سی او کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ کے, وہ انتہائی شاندار ہیں. میں نے مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز کور کی ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں بھی کور کیے ہیں, لیکن جو انتظامات اور جو مہمان نوازی ہمیں اس کانفرنس کے لیے نظر آ رہی ہے اس کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں کی ہاسپٹیلٹی کو بھی, اور ڈیفینیٹلی وہ یہ بھی چاہیں گے کہ وہ تھوڑی سی شہر کی خوبصورتی کو بھی دیکھیں. لیکن ابھی تک کے جو انتظامات ہیں, کیونکہ یہ لوگ کل ہی پہنچے ہیں, تو ابھی تک کے جو انتظامات ہیں, جو ابھی تک کی مہمان نوازی ہے, چاہے وہ ہمارے دفتر خارجہ کے انتظامات ہوں, چاہے انفارمیشن منسٹری کے انتظامات ہوں, ان تمام سے وہ بہت خوش ہیں. مہمان نوازی, روایتی مہمان نوازی ہے, اس کو بہت زیادہ وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. حسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسن سوال کرنا. محسن, میں آپ سے پوچھتے یہ چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کی کیا کوئی سائیڈ لائن کے اوپر کوئی میٹنگز وغیرہ اسکیجولڈ ہوئی ہیں, کس کس ملک کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ یا ریپرزینٹیٹو کے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں, جو ایک تو ہیڈز آف گورنمنٹس آئے ہوئے ہیں, سارے ہیڈز آف اسٹیٹس کی یہ میٹنگ ہی نہیں ہے. ہیڈز آف گورنمنٹس جتنے بھی ہیں ان سب کی بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی, نہ صرف پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بلکہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی, کیونکہ جو چائنیز پریمیئر ہیں جو پاکستان آئے ہوئے ہیں, وہ ان کا دورہ جو ہے وہ نہ صرف ایس سی او کانفرنس کے لیے بلکہ بائی لیٹرل بھی ہے, اسی لیے ان کا دورہ 4 دن پر مشتمل ہے. اس دوران بڑے ایگریمنٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. سی پیک کے اوپر بھی مزید تعاون بڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایم او یوز بھی نظر آئیں گے. اسی طرح جو رشیا کے, بیلاروس کے, ترکمانستان کے اور قازقستان کے جو ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں, ان کی بھی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت بھی شروع ہو چکا ہے, کیونکہ آج وزیر اعظم کی طرف سے ایک اشاریہ بھی دیا جائے گا. بہت شکریہ جو ہے محسن سارا کچھ بریف کرنے کے لیے. ناظرین, بائی لیٹرل جو تعلقات جہاں پہ ضرورت ہے دو ہمسایہ ممالک کے درمیان, وہاں پہ بائی لیٹرل بات چیت نہیں ہوگی. باقی تو سارے جو ممالک سے ان کے نمائندے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بائی لیٹرل معاملات ہوں گے, وہ ہے انڈیا پاکستان. لیکن کل برکھا دت کے ساتھ ایک اہم انٹرویو ہوا محترم جو ہے نواز شریف صاحب کا. انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ باتیں کی. وہ کیا باتیں ہوئی برکھا دت صاحبہ کی زبانی پوچھتے ہیں, اور اس کے بعد میں حیدر نقوی صاحب اور چودھری. لیکن انہوں نے کہا میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور آپ بے شک مجھے کوٹ کر کے اس کو استعمال کیجئے گا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو ایس سی او سمٹ ہے اس میں دونوں ہی ملکوں نے کہا ہے کہ نیدر سائڈ ہیز آسکڈ فار اے بائی لیٹرل, کسی بھی دیش نے بائی لیٹرل ڈائلاگ کی مانگ نہیں کی, ریکویسٹ نہیں کی. تو انہوں نے کہا ہاں, تو میں نے کہا پھر آپ کی کیا امید ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے میں تو جی شروع سے ہی اس کے پکش میں رہا ہوں, اس کے فیور میں رہا ہوں کہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں, ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ بیٹر ہوں, بہترین ہوں. تو میں نے کہا اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو
कहते हैं कि मुझे लगता है कि ही यूज द वर्ड इन इंग्लिश, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग। उन्होंने कहा ये बहुत ग्रेट चीज होती अगर प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आए होते। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर एक और अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम, उन्होंने ये नहीं कहा आए, उन्होंने कहा वी एंड हिम, क्योंकि आई थिंक ही वाज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि उनका एक फॉर्मल रोल यहाँ गवर्नमेंट में नहीं है, तो उन्होंने कहा वी एंड हिम कैन सिट एंड टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप। काफी महीनों से मियां नवाज शरीफ जो हैं, पिछले सालों में जो गलतियां हुई हैं उनके मुताबिक जो गलतियां हुई हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि मैंने आपका बयान पढ़ा था कि कैसे आपने मई में बोला कि लाहौर डिक्लेरेशन वायलेट हुई और वो उसमें आपने कहा पाकिस्तान की गलती है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा, और मैं बड़ा प्लेन स्पोकन हूँ, मेरे माइंड में जो है मैं तो कहता हूँ। तो उसकी भी थोड़ी सी बात हुई कि भाई कैसे वो इस तरह की टेस्टिमनीज देते आए। सो दिस इज द बिग हेडलाइन फ्रॉम व्हाट ही सेड। अच्छा, नकी साहब, इसके ऊपर कल का जब ये इंटरव्यू हुआ है, काफी बहस चल रही है। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जाहिर है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए। अब उम्मीदें कायद को मोदी गवर्नमेंट से हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपको पता है कि वो 5 अगस्त 2019 का जो वाकया हुआ है, कश्मीर के जो मामला हैं, एक राय पाई जाती है कि जब तक वो मामला हल नहीं होंगे कश्मीर के, तो ये जो है मामला चलेंगे इस तरह, वो ठीक नहीं होंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, इस मियां साहब की जो कल की गुफ्तगू है, इसको जरा 3 ताकतों के तनाजुर में देखते हैं। एक है इंडिया, एक है चाइना और एक है अमेरिका। अमेरिका और चाइना दुनिया के 2 बहुत बड़े ब्लॉक हैं, और ये मतलब हर जगह ये बात जो है तस्लीम की जाती है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान नजरियाती इख्तलाफ बहुत ज्यादा है। लेकिन अमेरिका इस वक्त चाइना की प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, और चाइना की सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के लिए है। इसी तरह चाइना की एक बड़ी एक्सपोर्ट इंडिया के लिए, और इंडिया और चाइना में लद्दाख को लेकर एक जो जंग चल रही है, जो तिब्बत को लेकर एक जो जंग चल रही है, वो भी सबको पता है। तो बात यह कि हमने देखना क्या है। हम पाकिस्तान इस वक्त जहां माशी तौर पर खड़ा है, पाकिस्तान जहां इस वक्त दुनिया के सामने पोस्ट कोविड और यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट सिचुएशन के बाद माशी तौर पर जहां खड़ा है, हमने देखना क्या है कि हमने नजरियाती जंग को बिल्कुल अलग रखना है और माशी फायदों को बिल्कुल अलग रखना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अमेरिका और चाइना है या चाइना और इंडिया है। अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम कश्मीर के मसले को हल कराने के लिए ज्यादा ताकतवर पोजीशन पे होंगे, क्योंकि हम माशी तौर पे मजबूत होंगे। और जब हम माशी तौर पे मजबूत होंगे तो सिर्फ कश्मीर नहीं, हम दुनिया के हर महाज से ज्यादा ताकतवर तरीके से लड़ सकते हैं बैरूनी कुव्वतों और बैरूनी दुश्मनों से। जी अच्छा, चौधरी गुलाम हसन साहब, एक राय पाकिस्तान के अंदर